नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोहन चंद्र आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए वीडियो में हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में जो आपका विलयन फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 1 हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। आज ही आपका पार्ट 2 जो दूसरा वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम जो सांद्रता की इकाइयां हैं, मोलरता है, इसके बाद में जो विलयन के अणुसंख गुणधर्म, परासरण दाब है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अपनमन, इन सभी का अध्ययन करेंगे। और जो आपका पिछला वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे खोल सकते हैं और वहां पे अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। सर्वप्रथम आपको हम मोललता की परिभाषा, इसके बाद में उसका एग्जाम्पल के साथ ही साथ जो भी डेरिवेशन या आपका फार्मूलाज हैं वो सभी। चलिए देखते हैं। सांद्रता इकाइयां। सांद्रता इकाइयां, फर्स्ट है आपका मोललिटी, मोललता या मोललिटी। तो देखिए, हमने परिभाषा लिख रखी है कि किसी विलयन के के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो सुनिए, परिभाषा हमने दोबारा से रिपीट किए देते हैं कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, जो विलय है आपका, उसके मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस विलयन की मोललता या मोललिटी, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना है कि जो आपकी मोललता है उसे हम स्मॉल m, और जो आपका मोलरता है उसे कैपिटल M से। तो किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो मोललता का फार्मूला देखिए, मोललता स्मॉल m बराबर क्या लिखा है? विलय के मोल अपान में हो जाएगा आपका विलायक का भार, विलायक का भार। तो ध्यान ये रखना है कि क्या किसमें होना चाहिए विलायक का भार? किलोग्राम में। या जब हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपका फार्मूला बनेगा कि विलय के मोल अपान में विलायक का भार ग्राम में जब हम लेते हैं तो 1 किलोग्राम में हमें पता है कि कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो इनटू में आपका क्या हो जाएगा? 1000। ये रहा आपका फार्मूला कि मोललता हमने स्मॉल m से प्रदर्शित की। तो विलय के मोल अपन विलायक का भार जब किलोग्राम में है तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, और जब विलायक का भार आपका ग्राम में है तब विलय के मोल अपान विलायक का भार इंटू 1000। अब जो मोललता की इकाई है, तो मोललता की इकाई आपकी मोल पर किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। अब देखिए, विलय के मोल का आपने पिछले वीडियो में आपको मोलों की संख्या निकालना बताया था। तो यदि
यदि विलेय के NV, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि N नंबर ऑफ मोल, अब B हमने विलेय माना था, A वहां पर विलायक, तो NB मोल विलायक के W ग्राम भार में घुले हों तो मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू NB अपॉन W इंटू में आपका 1000। ये रहा आपका मोललता का एक और फार्मूला। इस प्रकार भी आप, अब जहां NB हमने बता रखा पिछले वीडियो में भी फिर बता देते हैं कि भार बटे अणुभार होता है आपका, भार बटे अणुभार, नंबर ऑफ मोल। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या है, भार बटे अणुभार। तो मोललता को आप इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं कि NB अपॉन W इंटू 1000। तो मोललता समझ में आई होगी सभी को कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यदि विलेय के, हमने बताया कि NB मोल विलायक के W ग्राम भार में घुले हो तो मोललता स्मॉल m बराबर NB अपॉन W इंटू 1000। तो अब जहां NB बराबर हमने आपको बता रखा है कि भार बटे अणुभार। चलिए नेक्स्ट, नोट्स बनाते चलिए, साथ ही साथ कॉपी पेन आप साथ लेकर बैठे जब भी वीडियो देखें। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक रहेगा मोलरता। तो मोलरता मोलरता देखिए, अभी मोलरता आपको समझाई, अब मोलरता, तो मोलरिटी, वहां पे मोलैलिटी थी, अब मोलरिटी या मोलरता। तो इसमें देखिए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन है, उसमें घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे अक्षर जो है आपका वो कैसा रहेगा, कैपिटल M। ध्यान रखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मोललता है वो आपकी स्मॉल m से, और जो मोलरता है जो आपकी कैपिटल M से व्यक्त की जाती है। तो मोलरता का फार्मूला बिल्कुल वही मोललता जैसा रहेगा कि मोलरता बराबर कैपिटल M। विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान में आपका, वहां पर हमने बताया था कि विलायक का भार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। तो मोलरता M बराबर आपकी विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन लीटर में, या जब मिलीलीटर में आपको आयतन दे रखा हो तब मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय के मोल अपान में विलयन का आयतन, और ये हो जाएगा आपका मिलीलीटर में। और 1 लीटर में हमने बताया कि 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आपका N2 में 1000। अब मोलरता की इकाई, जो इकाई होती है मोलरता की, जैसे वहां पे हमने अभी आपको बताया कि मोल प्रति किलोग्राम,
तो यहाँ पे जो विलयन है आपका 1 लीटर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो ये रहा मोलरता की इकाई बराबर मोल प्रति लीटर। या सूक्ष्म रूप या संक्षेप में देखिए, यदि विलेय के NB मोल, विलेय के NB मोल विलयन के V लीटर आयतन में घुले हुए हों, तब मोलरता आपकी कैपिटल M इक्वल टू NB अपान कैपिटल B इंटू में आपका हो जाएगा 1000। तो जहां पे हमने बताया कि NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल B है आपका विलयन का आयतन, और इंटू में 1000। नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखा है कि देखिए, विलयन के वह गुण जो विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हमने बताया कि विलयनों के वह गुण जो विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुसंख्य गुणधर्म में आपका एग्जाम्पल देखिए, जो परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण के दाब, परासरण दाब, इसके बाद आपका जो वाष्प दाब, परासरण दाब हो गया और वाष्प दाब हो गया, या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक नमन अवनमन, या क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। तो ये रहे आपके विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के एग्जाम्पल। हमने बताया परासरण दाब है, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इनसे एक 3 नंबर का सवाल प्रत्येक वर्ष एग्जाम में रहता है। तो इस वर्ष भी जो आपका एग्जाम 2025 का होगा, उसमें भी हिमांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन से एक ना एक सवाल जरूर रहेगा। तो ये रहे आपके अणुसंख्य गुणधर्म के एग्जाम्पल्स। अब इन्हीं से रिलेटेड पहले तो हम आपको परासरण पढ़ाएंगे, इसके बाद में विसरण पढ़ाएंगे, इसके बाद में परासरण दाब, फिर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन। उससे पहले हमें ये अर्ध पारगम्य झिल्ली जाननी है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या, क्योंकि हमें अर्ध पारगम्य झिल्ली जरूर जाननी है उससे पहले, कि अगर ये नहीं मालूम होगी तो हम आगे परासरण या परासरण दाब विसरण जो भी पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या? तो वह झिल्ली जो अपने छिद्रों में से, वह झिल्ली जो अपने छिद्रों में से होकर विलयन में उपस्थित केवल विलायक के अणुओं को ही, जो आपका विलयन है उसमें उपस्थित केवल विलायक के अणुओं को ही आने जाने देती है, जबकि विलेय के कणों को नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। समझ में आई?
रिपीट करते हैं कि वह झिल्ली जो अपने छिद्रों में से होकर विलयन में उपस्थित केवल जो आपका विलायक होगा, विलायक के अणुओं को ही आने जाने देती है, जबकि जो उसमें विलय होगा उसके कणों को नहीं। तो ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं अर्ध पारगम झिल्ली। एग्जाम्पल बताओ, और आप सभी ने अंडा देखा होता, अंडा देखा ही होगा, तो अंडे की जो झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अंडे की झिल्ली या बकरे का आमाशय, जो बकरा होता है उसका आमाशय या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि, ये सभी प्राकृतिक झिल्लियां हैं, अर्धपारगम झिल्लियां हैं। अंडे की झिल्ली है, बकरे का आमाशय या कोशिका झिल्ली इत्यादि, ये सभी आपकी अर्धपारगम झिल्लियां हैं। तो झिल्ली आपको समझ में आई होगी कि अर्धपारगम झिल्ली में बताया कि वह झिल्ली जो अपने छिद्रों में से होकर विलयन में उपस्थित जो भी आपके पास सोल्यूशन है उसमें उपस्थित केवल विलायक के ही कण, तो जो आपका विलायक होगा उसी के कणों को आने जाने देती है, लेकिन जो विलय होगा उसके कणों को आने जाने नहीं देती है। तो ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अब एग्जाम्पल में बताया अंडे की झिल्ली, तो अंडे की झिल्ली में वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण होता है जो सबसे ऊपर वाला उसके जस्ट नीचे होती है, जो अंडे की झिल्ली हमने बताई। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो सफेद सफेद पदार्थ है ठोस, उसके जस्ट नीचे होती है झिल्ली, तो उस झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो उस झिल्ली के द्वारा हमने बताया कि जो भी उसमें विलायक होता है, जो जिस मात्रा में अधिक होता है उसके ही कण आते जाते हैं, लेकिन जो विलय होता है उसके कण आते जाते नहीं है। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। ये सभी झिल्लियां आपकी प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक झिल्लियां। इसके अलावा जो प्रयोगशाला में भी निर्मित होती हैं कुछ झिल्लियां, उसमें आपकी कापर फेरोसाइनाइड, कापर फेरोसाइनाइड, कापर फेरोसाइनाइड जो झिल्ली है आपकी Cu2 FeCN का होल 6, ये आपकी कापर फेरोसाइनाइड है। तो ये कृत्रिम झिल्ली है और ये आपकी लैब में निर्मित होती है, Cu2 FeCN का होल 6। तो ये बाकी अंडे की झिल्ली या बकरे का आमाशय, कोशिका झिल्ली, ये सभी आपकी प्राकृतिक झिल्लियां, और एक जो लैब में निर्मित हमने बताई कि कापर फेरोसाइनाइड, और भी हैं इत्यादि। तो जो कृत्रिम झिल्ली है वो पूर्णतः अर्धपारगम झिल्ली होती है, लेकिन जो प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां हैं ये पूर्णतः अर्धपारगम नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना है कि जो लैब में निर्मित होती हैं अर्धपारगम झिल्लियां वो पूर्णतः अर्धपारगम होती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक हैं वो पूर्णतः अर्धपारगम नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का, विसरण। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा विसरण। क्या है विसरण? डिफ्यूजन। किसी विलेय को विलायक में घोलने पर, कोई विलेय है उसे हम विलायक में घोलते हैं तो विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन। और समांगी विलयन हमने क्या बताया था कि विलयन वह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपका क्या कहलाता है? विलयन। और विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो लिखा है किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर अंततः जो विलयन है आपका उसे कैसा बना देगा? समांगी विलयन। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विसरण।
आप एग्जाम्पल बताओ और देखिए विसरण का एग्जाम्पल। जैसे कि कोई एक रंग का टुकड़ा लें हम, इस समय होली चल रही है तो कोई रंग का एक टुकड़ा, अब रंग का टुकड़ा आपका हो गया विलेय। अब रंग के टुकड़े को हम किस में घोलेंगे? जल में, पानी में। तो पानी आपका क्या हो गया? विलायक। और रंग के टुकड़े को जब आप पानी में घोलेंगे तो धीरे धीरे अंततः एक समांगी सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। धीरे धीरे घुल घुल के वो वैसा ही कलर देता है जैसा हम उसमें टुकड़ा डालते हैं। वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, आपका कोई कलर हो। तो ये प्रक्रिया आप घर में भी कर सकते हैं, मिश्रण को समझ सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। कि जो आपका विलायक है वो पानी, अब पानी में हमने रंग का टुकड़ा डाला तो वो धीरे धीरे एक अंततः ऐसा कंडीशन बना देता है कि वह विलयन समांगी बना देता है कि अगर लाल टुकड़ा डाला है हमने तो पानी भी आपका कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया आपकी विसरण कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परासरण। तो परासरण देखिए क्या है? ओस्मोसिस कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं। कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाती है। देखिए दूसरी परिभाषा कि विलयन के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की तरफ चलना या तन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। आप एकदम छोटी सी परिभाषा जाने इसकी परासरण की कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कि तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स। चलिए ऐसे देखिए, हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये रहा आपका कोई बीकर। इस बीकर में एक पहले तो आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली लेनी है। तो ये हम कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली लिए लेते हैं। अब इसमें एक तरफ आपको सांद्र विलयन भरना है, एक तरफ तन विलयन। अब देखिए ये आपका सांद्र विलयन है और ये है आपका तन विलयन। अब आपको बताया हमने कि तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कणों का स्वतः प्रवाह क्या बोला जाएगा? परासरण। कि तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ये रहा आपका तन विलयन। अब जो आपके
कण हैं वो इस झिल्ली से किधर को आएंगे, सांद्र विलयन की ओर। इस तरफ रहेगा आपका प्रवाह, इस तरफ ऐसा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह रहेगा विलायक के कणों का। विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह, ध्यान रखना है कि तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, परासरण दाब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले तो परिभाषा देखिए कि किसी विलयन तथा विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है। अब लिखा है कि विलयन तथा विलायक को, और जो अभी आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली बताई है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके जो आपका परासरण है उस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो हम बाह्य दाब लगाएंगे उस बाह्य दाब को ही बोला जाता है परासरण दाब। या देखिए दूसरे शब्दों में लिखी है कि किसी विलयन तथा विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न स्थैतिक दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। कि किसी विलयन और विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न स्थैतिक दाब, जो हम मेरे पास विलयन और विलायक है उसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं अलग, तो उसे पृथक करने पर जो भी आपका स्थैतिक दाब होगा उसी दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। अब परासरण दाब बराबर क्या है आपका, एच डी जी, स्थैतिक दाब है एच डी जी, जहां डी आपका क्या होगा, डी बराबर विलयन का घनत्व। ये रहा परासरण दाब। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।